हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आपको पता है कि अभी मेरी इस चैनल पर पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं। इन क्लासेस में अभी तक हम कुछ लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 6 के आसपास लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। 6 क्लासेस। आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास के अंदर आज हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी तक हमने पीछे जितने भी एक्ट्स पढ़े हैं, आप प्लीज़ उनको रिवाइज करते रहिए, है ना। और मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलेगा, मैं जो आपको पढ़ाती जा रही हूँ, मैं उसी में से ही आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपसे रेगुलर आपको क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ आपको पढ़ाने का नहीं, आपको जो आप बैक में याद करते जा रहे हैं, जो आप क्लासेस कंप्लीट करते जा रहे हैं, आपको उनको याद रखना भी ज़रूरी है। और एज अ स्टूडेंट मैं भी इस चीज़ से बहुत अच्छे से अवेयर हूँ कि किस स्टूडेंट्स को कहाँ पे क्या दिक्कत आती है। क्योंकि मैंने भी, जब मैं अपने टाइम पे स्टडी कर रही थी, तो मेरे को भी इस चीज़ के बारे में पता है कि कौन सा स्टूडेंट किस जगह पे फंस सकता है, क्या चीज़ें याद करने में दिक्कत आती है। तो मेरे को उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसलिए मैं आपसे हर क्लास के लास्ट में, एंडिंग में, कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी जो हम बैक में पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड। ठीक है। तो अब हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935, इसमें हम सबसे पहले अब पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, अब इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक्ट हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा रुकिएगा ज़रा। तो इस एक्ट के अंदर, है ना, ये एक्ट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है कि ये, मतलब आप कहो तो आप इस पर 2 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, जितने भी आपको लगाने आप लगा सकते हैं। क्योंकि कई एग्ज़ाम्स में, चाहे वो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हों या फिर सेंट्रल लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, तो ये ज़्यादातर हमें क्वेश्चंस इस एक्ट से, और जो अभी हम आगे एक्ट पढ़ने वाले 1935 का एक्ट, यहाँ से हमें काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा कंसंट्रेट करके इन एक्ट्स को देखिएगा ज़रा। मैंने स्लाइड में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, उनको शॉर्ट में समराइज़ करके लिख दिया है। कोई बहुत ज़्यादा लेंदी या बल्कि लैंग्वेज का मैंने यूज़ नहीं किया है इनके अंदर। जिसे आप बहुत इजी गोइंग में इनको समझ सकते हैं। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है जो मेरी इन क्लासेस को देख रहा है, आई नो कि आपको थोड़ा सा लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी में भी उन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करती चलूँ। वैसे मेरे यहाँ से मैं हिंदी में तो बोल ही रही हूँ, तो मेरे हिसाब से इतना कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 का, अभी तक हम पीछे हमने कुछ एक्ट्स देखे थे, तो उसके बाद अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आ रहा है, इसके अंदर अब हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, है ना, अब जो ब्रिटिशर्स थे, वो कहीं ना कहीं अब इस चीज़ का इम्पोर्टेंस तो वो समझ गए थे कि अब जो इंडियंस हैं, है ना, उनको मतलब उनको अब ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, है ना। हर चीज़ उनसे छुपाई नहीं जा सकती। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और ज़्यादा अब इंडियंस को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको अब बहुत अच्छे से समझ में आने लगी थी। तो इसलिए कुछ अब आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर आप कि किस तरीके से यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं। और यहाँ से जो हमारी आज की पार्लियामेंट है, जो आज का हमारा जो सिस्टम है पूरा, उससे कहीं ना कहीं आज आप इसको अगर कोरिलेट करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें हमारी इससे रिलेटेड मिल जाएंगी। चलिए तो देखते हैं। जैसे कि ये जो एक्ट है, एक्ट तो है 1919 का, लेकिन ये फोर्स में कब से आया? 1921 से, यानी कि ये लागू हुआ था 1921 के अंदर। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, सॉरी ये नॉन नहीं है, KNOWN, KNOWN, इसको हम लोग मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। इससे पहले वाला जो एक और एक्ट आया था 1909 का,
उसको भी किसी नाम से जाना जाता था, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए कि उसको किस एक नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इसके अंदर मॉन्टेग्यू कौन थे, तो मैंने पहले ही बताया था कि जो नाम पहले आता है वो बड़ा पद होता है, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे उस समय पर ये, और जो चेम्सफोर्ड थे वो उस समय पर वाइसरॉय थे इंडिया के, है ना। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 को हम लोग कहते हैं। अब देखते हैं इस एक्ट के अंदर हमें और क्या फीचर्स देखने को मिले थे, जैसे कि सेपरेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, यानी कि अभी तक हम देख रहे थे इसके अंदर कि जो अभी इस एक्ट के बाद से कुछ सेंटर के और जो प्रोविंस थी इनके कुछ सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया गया, यानी कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे निर्धारित किए गए जिनको सिर्फ सेंटर देखेगा, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे निर्धारित किए गए जिन्हें सिर्फ प्रोविंसेस देखेंगी। यानी कि अगर आप इसको आज से अगर रिलेट करोगे तो ये कहीं ना कहीं अब वो झलक हमें दिख रही है जो हमारा आज का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी झलक इस हमें एक्ट में देख पा रहे हैं। उसी के बाद अगर हम और आगे देखेंगे तो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स कैन मेक लॉज ऑन देयर रेस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि यहाँ से अब ये पावर भी इनको दे दी गई कि सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया, यानी कि कुछ सब्जेक्ट्स उनको प्रोविंस को दे दिए गए, कुछ सब्जेक्ट सेंटर्स ने रख लिए, और अब उनको सब्जेक्ट्स देने के साथ साथ उनको ये पावर भी दे दी गई कि उन सब्जेक्ट्स के ऊपर वो लोग अपने अनुरूप उस एरिया के अनुरूप वहाँ पे क्या बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं। तो ये पावर्स भी इनको दे दी गई थी। इसके अलावा अब यहाँ से आप एक चीज़ और देखेंगे ज़रा कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, जो प्रोविंसेस को दिए गए सब्जेक्ट्स थे, आगे उनको भी इसके अंदर और डिवाइड किया गया है। एक तो थे, एक इसमें ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व, दो तरह की बोल सकते हैं इसको लिस्ट बनाई गई थी, दो तरह, है ना। तो दो तरह की लिस्ट बनाई गई थी, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स की और एक रिजर्व सब्जेक्ट्स की। जो प्रोविंसेस के, देखो प्रोविंसेस को कुछ अपने सेपरेट सब्जेक्ट दिए गए थे, ठीक है, सेंटर के अलग, प्रोविंसेस के अलग। अब प्रोविंस के अंदर भी इसको दो और सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, उसके अंदर ट्रांसफर्ड को अलग कर दिया और रिजर्व को अलग कर दिया, है ना। कुछ सब्जेक्ट ट्रांसफर्ड में रखेगा और कुछ सब्जेक्ट रिजर्व में रखे गए। अब थोड़ा सा इनका डिफरेंस भी समझ लीजिए। तो देखिए ये जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं, है ना, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रखे गए जिसमें गवर्नर जो होता था, जो स्टेट्स के अंदर, जो प्रोविंसेस के अंदर जो गवर्नर्स होते थे, है ना, वो गवर्नर क्या करेंगे, जो उनकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, हर प्रोविंस के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, तो जो गवर्नर है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ डिस्कस करने के बाद ही, है ना, ऐसे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के ऊपर क्या बना सकते थे, एडमिनिस्ट्रेशन या कोई लॉ बना सकते थे, कोई कानून पास कर सकते थे। लेकिन रिजर्व के अंदर ऐसा कुछ बाइंडिंग नहीं था गवर्नर के ऊपर। गवर्नर इसमें अपनी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके साथ मिल करके यहाँ पे कोई भी इसे रिजर्व के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स थे उन पे क्या बना सकता था, एडमिनिस्टर कर सकता था, उनके ऊपर जो है उनको इम्प्लीमेंट कर सकता था। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, ट्रांसफर्ड के अंदर किससे डिस्कस करेगा गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ, और रिजर्व के अंदर किससे डिस्कस करेगा, तो उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके साथ। ये थोड़ा सा इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, याद रखिएगा, है ना। तो ये जो इस तरीके से सेंटर और सेंटर को अब अलग अपना काम कर रहा है, सेंटर अलग लॉज बना रहा है, प्रोविंसेस के अंदर अपने ही अलग नए लॉज आ रहे हैं, मतलब प्रोविंसेस भी अब अपने लॉज बना रहे हैं। तो ये जो सिस्टम निकल के आया है इसको बोला गया डायरकी सिस्टम। क्या बोला गया इसको, डायरकी सिस्टम। और ये ग्रीक वर्ड है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि डायरकी सिस्टम क्या है, इसको बोलते हैं ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है। बहुत सारे लोग इसको डायरची बोलते हैं, डायरची नहीं है ये, डायरकी बोलते हैं इसको, डायरकी सिस्टम है ना। और जिसका हिंदी में मतलब होता है ना, दोहरा शासन, यानी कि डुअल गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे अब एक नहीं, यहाँ पे दो गवर्नमेंट काम कर रही है, एक सेंटर में और एक प्रोविंसेस के अंदर। तो ये होता है क्या, अपना डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको आज भी आप देख सकते हो, आज भी हमारे यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट ही एक तरीके से एज इट इज़ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ छवि आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसी के साथ साथ और क्या है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रिप्लेस्ड बाय बाईकैमरल लेजिस्लेचर। आज हमारी जो पार्लियामेंट आप देख रहे हो, या फिर कई सारी स्टेट्स के अंदर भी आपको बाईकैमरलिज्म देखने को मिलेगा। पहले तो ये बाईकैमरलिज्म होता क्या है ये बता दूं मैं, है ना। बाईकैमरलिज्म का मतलब हो गया ये दो, यानी कि अब दो बाईकैमरल, मतलब जैसे कि एक होती है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, एक पूरी एक बना दी गई, और एक बना दी गई आपकी
क्या, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जैसे आज हमारे पार्लियामेंट में क्या है ना, तो आपको दो सेक्शन देखने को मिलेंगे, दो हाउसेस देखने को मिलेंगे आपको, है ना। तो उसी तरीके से बाईकैमरलिज्म के अंदर यही होता है, इसमें 2 हाउसेस की बात की जाती है, ठीक है। यूनिकैमरलिज्म का मतलब हो गया यहाँ पर 1 हाउस होगा, और बाईकैमरल का मतलब हो गया जहाँ पर 2 हाउसेस होंगे। मतलब अब जो कानून बनाए जाएंगे, जो लेजिस्लेचर होगी, वो 2 हाउसेस के द्वारा मिलकर कानून बनाए जाएंगे। ये हो गया बाईकैमरल लेजिस्लेचर, है ना। तो इस एक्ट से ही हमारे यहाँ पे बाईकैमरल लेजिस्लेचर लाई गई, है ना। तो कई स्टेट्स, जैसे आज स्टेट्स, जैसे उस समय तो प्रोविंसेस थे, आज स्टेट्स के अंदर हमें कई जगह पर आपको यूनिकैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलता है, और कुछ 6 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर बाईकैमरल लेजिस्लेचर आज इंडिया में देखने को मिलता है। तो ये वो वाली चीज़ है ना। जैसे आज हम सेंटर में अगर देखें तो हमारे यहाँ पे एक तो है लोकसभा, और दूसरी है कौन सी, राज्यसभा। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये बाईकैमरल लेजिस्लेचर का ही एक कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ में अब हम आगे देखेंगे 3 इंडियन मेंबर्स इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कि इसके अंदर क्या था, हमने पहले पढ़ा था कि वाइसरॉय के पास एक उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल, है ना, दी गई थी। अच्छा, किस एक्ट के तहत ये वाइसरॉय के साथ में उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई थी, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और मैं बताती हूँ इसमें कि जो वाइसरॉय थे उस समय पर, जो वाइसरॉय होते थे, उनको एक 6 मेंबर वाली क्या दी गई थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी जो उनको हेल्प करती थी, है ना। तो अब इस एक्ट के बाद से क्या बोला गया कि अब इस जो 6 मेंबर वाली जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, जो कानून इम्प्लीमेंट करती है, जो कानून को लागू करती है, वो होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और उन 6 मेंबर्स में से जो 3 मेंबर्स होंगे, अब वो इंडियंस होंगे। कौन होंगे, इंडियंस होंगे। तो ये इसके अंदर नया चेंज हमें देखने को मिलता है ना। तो ये अब आप ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं इसी में हम लोग कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्हें एक और चीज़, अब जो इन्हें ख़राब चीज़ जो की है ना, अब वो यहाँ देखेंगे। और क्या किया इन्होंने, कम्युनल रिप्रेजेंटेशंस फॉर सिक्स, यहाँ कॉमा लगेगा, 6 हैं ये, सिख जिन्हें बोलते हैं हिंदी में, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। यानी कि अगर बांटना सीखना है ना, तो कोई ब्रिटिशर्स से सीखे, है ना। पिछला एक्ट जब 1909 का एक्ट आया था, तो आपको याद होगा 1909 के एक्ट में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो मुसलमान थे, जो मुस्लिम्स थे, है ना, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था करी थी उनके लिए, है ना। तो अब इन्होंने इस एक्ट के अंदर इन्होंने और इंडियंस को बांट दिया। कैसे, सिख को अलग रिप्रेजेंटेशन दे दिया, इंडियन के जो इंडियन क्रिश्चियंस थे उनको अलग से रिप्रेजेंटेशन दे दिया, जो एंग्लो इंडियंस थे उनके लिए अलग, और जो यूरोपियंस थे जो इंडिया के अंदर थे, है ना, ऐसे। तो इस तरीके से इस 1919 के एक्ट के अंदर इन्होंने और ज़्यादा जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे याद रखिएगा, 1909 में सिर्फ मुस्लिम्स को था, और 1919 में सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए, है ना, इसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कर दी गई। यानी कि अब सिख को वोट देगा, क्रिश्चियन को वोट देगा, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे कर दी गई। तो ये एक बहुत ही गलत इफेक्ट इसका हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ इस एक्ट के अंदर और क्या किया गया, हाई कमिश्नर का ऑफिस बना दिया गया लंदन के अंदर। किसका ऑफिस बना दिया गया, हाई कमिश्नर का जो ऑफिस था वो कहाँ बना दिया गया, सेटअप कर दिया गया था, एक लंदन के अंदर सेटअप कर दिया गया था, ठीक है। इसी के साथ साथ आगे देखेंगे, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेटअप इन 1926। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो आज अभी यहीं से आप देखोगे अभी कि जैसे हमारे यहाँ पे जो पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं, है ना, तो ये कहीं ना कहीं ये जो उनकी शुरुआत है ये देखने को मिली है। अच्छा, इससे पहले हमने एक स्टार्टिंग में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि कब इंडियंस को कब सिविल सर्विसेज देने का उनको अलाउ किया गया था, तो ये आप मेरे को बताएंगे। और वो कौन सी कमेटी थी, है ना, जो कमेटी उस समय पर इंडियंस को क्या करने का काम कर रही थी, उनको ऑब्जर्व करेगी कि किस तरीके से इंडियंस एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो उसके लिए भी कौन सी कमेटी आई थी वो भी आप मेरे को बताइएगा, और कौन से एक्ट में आई थी ये भी आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। देखिए, मैं बार बार आपसे पीछे की चीज़ें इसलिए पूछ रही हूँ जिससे कि आगे का पढ़ते हुए पीछे का ना भूल जाए, है ना। अपना पर्पस सिर्फ क्लास कंप्लीट करना नहीं है, अपने को जो एक बार कोई चीज़ पढ़ लो तो वो चीज़ याद हो जानी चाहिए,
तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख के हम लोग क्लासेस कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कमीशन का गठन किया गया था, 1926 में इसको सेटअप किया गया। इसी के साथ साथ जो उस समय पर जो प्रोविंस थी और जो सेंटर थी, पहले क्या है एक ही सेंट्रल बजट होता था, है ना, लेकिन इस एक्ट के बाद से जो प्रोविंसेस थे उनके बजट को सेंट्रल बजट से अलग कर दिया गया। और इसके बाद में एक स्टैट्यूटरी कमीशन को गठन करने का और इस एक्ट के अंदर बात की गई है। एक स्टैट्यूटरी कमीशन किसके लिए, कि अगर ये जो 1919 का एक्ट आया था, इस एक्ट को रिव्यू करने के लिए, है ना, एक स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया गया, और वो भी फॉर 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो वो जो अपनी रिपोर्ट है वो 10 ईयर्स के बाद में सबमिट करेगी। तो इसमें से यहाँ स्टैट्यूटरी कमीशन में से निकल के आया आपका साइमन कमीशन, है ना। तो ये कमीशन क्या करने वाला था, ये जो 1919 का एक्ट आया था इसको 10 साल तक ऑब्जर्व करेगी, और 10 साल तक इसको ऑब्जर्व रिव्यू करने के बाद में 10 साल बाद ये साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। तो ये भी इसी एक्ट के अंदर लाई गई थी ये चीज़। तो अभी हम आगे अब हम देखेंगे साइमन कमीशन के बारे में। देखिए अब हम बात करते हैं साइमन कमीशन के बारे में। ये आ गया था अपना 1927 में। तो ये लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपना ये लास्ट जो अपना एक्ट अभी था वो कब का था, 1919 का। 10 साल कंप्लीट होते 1929 के अंदर, तो यानी कि 10 साल बाद रिपोर्ट पेश करनी थी। लेकिन 10 साल पूरे होने से पहले ही 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया। ठीक है, इस साइमन कमीशन के अंदर टोटल 7 मेंबर्स थे, टोटल 7 मेंबर्स। ठीक है, और ये जो कमीशन बनाया गया था ये किसकी अध्यक्षता में बना, सर जॉन साइमन, है ना, सर जॉन साइमन थे। तो उन्हीं के नाम पे इस कमीशन का नाम पड़ा है, सर जॉन साइमन, है ना। वो इसको लीड कर रहे थे, इसको हेड कर रहे थे। और टोटल कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे। इसमें किसी भी इंडियंस को शामिल किया नहीं गया था, इसलिए इसको वाइट कमीशन भी बोला गया था। और इसको इंडिया के अंदर सभी पार्टीज़ ने इसको बॉयकॉट किया था, बॉयकॉट किया गया था इसको। ठीक है, इसको बॉयकॉट किया गया था इंडिया के अंदर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर किसी भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था। तो ऑब्वियसली बात है, आपने कोई एक्ट लागू किया, उस एक्ट किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ, क्या लोगों को सजेशन है, क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छा हुआ, तो उसके लिए कुछ इंडियंस को शामिल करना तो ज़रूरी था ना इसके अंदर। तो वो चीज़ इन्होंने नहीं की, इसलिए इसको इंडिया के अंदर सभी लोगों ने इसको क्या किया था, सभी पार्टीज़ ने इसको बाइकआउट कर दिया। इस साइमन कमीशन ने 1929 में अपनी रिपोर्ट पेश करी, सॉरी 1930 में, ऑलमोस्ट, हाँ 1930 में, है ना। तो इसने 1930 के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करी। इस रिपोर्ट के अंदर इसने जो रिकमेंडेशंस दी थी वो और समझ लीजिए। इसकी रिकमेंडेशन पहली चीज़ तो ये थी कि जो डायरार्की सिस्टम लाया गया था पिछले एक्ट में, है ना, ये जो डायरार्की सिस्टम लाया गया था इसको अबॉलिश किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। इसी के साथ साथ में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करी गई, है ना, कि एक ये डायरार्की सिस्टम ख़त्म करिए, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाए। और यहाँ से एक फेडरलिज्म का भी एक कॉन्सेप्ट में देखने को मिलता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा एक फेडरलिज्म की बात करी गई है यहाँ पे, है ना, कि कैसे अब ये डायरार्की सिस्टम ख़त्म करके एक सेंटर, स्टेट्स और इस तरीके से पूरा जो फेडरल पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये वो चीज़ है, हम फेडरलिज्म को आगे समझेंगे कि क्या होता है ये। इसी के साथ साथ इसमें कुछ और भी बातें की। इसी के साथ साथ इसने आपने 3 राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, है ना, उसके बारे में भी आपने सुना होगा कि जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, है ना, टोटल 1930, 31 और 32 के अंदर। तो वो जो 3 कॉन्फ्रेंसेज हुई थी उनके रिकमेंडेशन की बात भी इसी कमीशन ने की थी। और इसी के साथ साथ अब इसके बाद जो 1935 का जो एक्ट आएगा, है ना, उसके लिए भी इसी साइमन कमीशन ने क्या किया था, रिकमेंड किया था। तो ये कुछ इसकी रिकमेंडेशंस थी जो इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी थी, है ना। तो उसके ये कुछ हैं, डायरार्की को अबॉलिश किया जाए, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाई जाए, यानी कि एक फेडरल स्ट्रक्चर तैयार किया जाए। इसी के साथ साथ में एक कॉन्फ्रेंस की बात करी इसने, कि जो 3 जो राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनकी बात करी। अगला जो एक्ट आया वो भी इसी की रिकमेंडेशन पे आया था। अब देख लेते हैं हम आगे। अब हम इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं जल्दी से, एक कम्युनल अवार्ड्स के बारे में भी आपने सुना होगा यहाँ पे, है ना। तो ये कम्युनल अवार्ड्स क्या है, थोड़ा सा इनको जल्दी से समझ लीजिए आप। ये 1932 में आया था। एक्चुअल में हुआ क्या था,
कि अभी जो मैंने अभी आपसे बात करी थी कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो बात चल रही थी, है ना, उससे उनका कोई जैसा वो एक नतीजा निकलवाना चाहते वैसा कोई रिजल्ट नहीं निकला था। गांधी जी उनकी बातों से सहमत नहीं हुए थे, तो उसके बाद में ये कम्युनल अवार्ड्स लाए गए थे 1932 के अंदर, है ना। और ये लेके कौन आया था, तो जो उस समय ब्रिटेन के, है ना, जो पीएम थे, ब्रिटेन के जो पीएम थे, रैमसे मैकडोनाल्ड। रैमसे मैकडोनाल्ड, हाँ वही मैकडोनाल्ड जो आवाज़ आप पिज़्ज़ा बर्गर जो खाते हैं वही वाला मैकडोनाल्ड। तो ये वही चीज़ है, ब्रिटेन के पीएम थे रैमसे मैकडोनाल्ड, है ना, रैमसे मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड, है ना। तो इन्होंने ही इन कम्युनल अवार्ड्स की क्यों एक, है ना, क्या किया था, इनके बारे में अनाउंस किया था। तो ये एक तरह की स्कीम समझ लो, एक तरफ जो ब्रिटिशर्स का जो मेन काम था, जो करते थे कि फूट डालो सेशन करो, वही चीज़ हमें यहाँ देखने को मिल रही है। इसके अंदर क्या किया गया था, इसके अंदर भी वही चीज़ सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट लाया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए थे, तो अभी तक हम देख चुके हैं कि पिछले 2 एक्ट्स के अंदर मुस्लिम्स, सिख, है ना, इसके अलावा क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, सबके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट तो ले आए थे। तो अब ये कम्युनल अवार्ड्स किससे रिलेटेड थे, ये बात करी गई थी जो हिंदूज़ थे ना, हिंदूज़ के अंदर जो डिप्रेस्ड क्लास था, जो निचले तबके का जो समुदाय था, उसकी बात यहाँ की गई थी। जो डिप्रेस्ड क्लास थी, है ना, जो इसको अपन नीचे आज के समय में जिन्हें SC ST बोलते हैं, तो इस तरीके से उन लोगों के लिए अलग से इलेक्टोरेट लाए जाने की बात यहाँ की गई थी। लेकिन इस चीज़ के लिए गांधी जी बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, है ना। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अब हिंदुओं के बीच में भी ये सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट लाया जाए। इससे हिंदूज़ क्या थे, पूरी तरीके से क्या हो जाते, सेपरेट हो जाते, उसमें भी अलग अलग, हिंदूज़ में भी सब अलग अलग हो जाते। और गांधी जी को ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल था ही नहीं। तो फिर इसके लिए क्या हुआ था, बाद में आपने हिस्ट्री पढ़ी तो होगी, हिस्ट्री में आपको पता है कि ये उस समय पर जब गांधी जी यरवाड़ा जेल के अंदर उनको डाल के रखा गया था, है ना। यरवाड़ा जेल कहाँ आती है, पूना के अंदर है यरवाड़ा जेल, है ना। इस जेल के अंदर इनको क्या किया गया था, डाल के रखा गया था इसी जेल में। तो यहाँ पे इनके बीच में और कौन थे, अंबेडकर जी, है ना, इन दोनों के बीच में एक पैक्ट साइन किया गया था, अंबेडकर जी के बीच में एक पैक्ट साइन किया गया था, जिसको पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। पूना, सॉरी पूजा नहीं, पूजा नहीं, पूना, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है इसको, है ना। इसके अंदर क्या बात करी गई थी कि इसमें इन्होंने, गांधी जी ने बोला था कि अंबेडकर जी को कि आपको हम अलग से ही, है ना, जो निचले तबके का जो सोसाइटी है, हम उसको अपने में ही अलग से रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, हम खुद से अलग से उनके लिए व्यवस्था कर देंगे, लेकिन इस तरीके से उनके लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग ना की जाए। तो इस चीज़ पे बाद में अंबेडकर जी एग्री कर गए थे। तो ये उससे रिलेटेड ये पूरा एक्ट था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि मैंने बहुत थोड़ी खिचड़ी भी पका दी है इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं लिख क्या रही हूँ वो तो आप देख ही लीजिए, लेकिन सुनने पर ज़्यादा फोकस करिए और ख़ुद से लिखें, और ज़्यादा अच्छा है। चलिए ठीक है, आज क्लास मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अब जो दूसरा एक्ट है 1935 का, मैं उसे नेक्स्ट क्लास में लेके आती हूँ। ठीक है, तब तक आप इतना जो पढ़ रखा है उसको पढ़िए, रिवाइज़ करिए। कल मैं कुछ क्वेश्चंस, आज तो नहीं, आज क्लास ज़्यादा लंबी हो गई है, अब कुछ क्वेश्चंस हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, चैनल को प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें प्लीज़। अभी आप मुझे जितना कोऑपरेट करेंगे, मैं उतनी अच्छी अच्छी क्लासेस आपके लिए लेके आऊँगी। सो प्लीज़ मुझे कोऑपरेट करें, है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए, शुभ रात्रि।